रुद्रप्रयाग ब्रिटिश हुकूमत के समय का संयुक्त प्रांत, जिसका एक छोटा सा कस्बा जो आज के उत्तराखंड राज्य का एक जिला है, वर्ष 1918 से 1926 की मध्य झेला था एक ऐसे आदमखोर तेंदुए की दहशत का दंश जो भारत ही नहीं पूरे विश्व में कुख्यात हुआ और जिसके सर पर था 125 बेगुनाह लोगों की मौत का जिम्मा, जिसे बाद में 2 मई सन 1926 को एक अंग्रेज शिकारी एडवर्ड जिम कार्बेट ने मार गिराया था और अपनी किताब द मैन ईटर लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग में उस 8 वर्षों के आतंक का वर्णन भी किया। तो आइए बगैर वक्त गंवाए बढ़ते हैं एक रोचक और रोमांच से भरपूर कहानी के अगले और नए एपिसोड की तरफ। तो दोस्तों नमस्कार, हाजिर हूँ आप लोगों के बीच अपनी जो कहानी चल रही है द मैन ईटर लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग, उसका एक नया एपिसोड लेकर। लेकिन कहानी शुरू करें उसके पहले आप सभी को गणतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, इस समय अपनी जो कहानी चल रही है द मैन ईटर लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग, उसमें 12 एपिसोड मेरे द्वारा किया जा चुका है। अब 13वां एपिसोड लेकर मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। कहानी चूंकि काफी ज्यादा लंबी हो रही है और थोड़ा समय के अभाव के कारण मैं डेली कहानी आप लोगों के बीच लेकर नहीं आ रहा हूं, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। लेकिन आज कहानी बेहद रोचक और रोमांचक होगी, तो आप प्लीज बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक, कहानी के अंत तक। लेकिन उसके पहले मैं कहानी शुरू करूं, आप लोगों से एक विनम्र निवेदन कि आप प्लीज चैनल को ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कीजिए मेरा सपोर्ट। तो बढ़ते हैं कहानी की तरफ। तो कार्बेट अब यहाँ बताते हैं कि उस दिन शाम को काफी देर हो जाने के बाद वह मेरा मित्र भेड़ वाला, जो कि हरिद्वार से अपनी भेड़ के ऊपर गुड़ और नमक लाद कर आया था, यह सोचकर कि वह बद्रीनाथ की तरफ के गांव में उसको बेचेगा और उससे कुछ धन अर्जित करेगा। काफी देर हो गई थी और नतीजा उसका यह हुआ कि जब वह शाम को अपने बाड़े में पहुंचता है तो जो उसका बाड़ा टूटा फूटा था जगह जगह से, उसकी मरम्मत करने का समय उसके पास नहीं था और न ही कोई नजदीक में कटीली झाड़ियों की व्यवस्था थी कि वह उसको काट कर उस बाड़े को मजबूत सुरक्षा घेरा बना सके। और फिर मजबूरी में उसको अपनी कुछ भेड़ों को उस बाड़े के बाहर ही रखना पड़ा। और संयोग से उस रात वह आदमखोर उस रास्ते से निकल रहा था और उसकी नजर उसके एक खूबसूरत बकरे पर पड़ी, जिसको उसने मार डाला। कार्बेट बोलते हैं कि उसका जो बकरा वो मारा गया था उस आदमखोर के द्वारा शेटलैंड खच्चर के बराबर का था और भूरे रंग का, बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन बकरा था। कार्बेट बताते हैं कि जब एक जानवर आदमखोर बन जाता है और आदमखोर बनने के बाद जब वह मानव के नजदीक रहने लगता है तो उसकी आदतों में, उसके व्यवहार में कितना परिवर्तन हो जाता है, यह इस आदमखोर को देखने के बाद अंदाजा लगाया जा सकता है। और पिछली रात जब वो पंजे में फंसा, उस पिंजरे में फंसा था और उससे छूटकर वह निकल गया था, और जिस समय वह पंजे में फंसा था उस समय काफी तेज उसने गर्जना भी की थी। तो जाहिर सी बात थी कि लोगों को यह लग रहा था और मुझे भी यह लग रहा था कि शायद एक बार जब वो पिंजरे से किसी तरीके से छूटा है तो उसे एक बड़ा आघात लगा होगा, उसके अंदर एक डर बैठा होगा और जिसकी वजह से हो सकता है कि वह यहां से कुछ दिन के लिए निकल जाए और दूर जाकर कहीं आराम करे और फिर जब उसे भूख लगे तब वो वापस आए। लेकिन कार्बेट इस चीज का जिक्र करते हुए कहते हैं कि इस नरभक्षी की आदतें और इसका व्यवहार दूसरे ही किस्म का था। यह उस रात, जिस रात में मचान पर मैं और आईबैट्सून बैठे थे उस महिला की लाश के पास, और जब ये पिंजरे से वहां किसी तरीके से इसका पैर छूटता है तो यह हम लोगों को उस मचान पर बैठते हुए देख रहा था और रात में यह निरीक्षण करने भी आया
और अगर थोड़ी सी भी लापरवाही हम लोगों के द्वारा की गई होती तो शायद हम और आइबर्टसन दोनों में से दोनों या तो कोई एक जरूर इसका निवाला बन सकता था। लेकिन चूंकि आइबर्टसन को यह बात पहले से ही पता थी कि जब भी कोई शिकारी इस तरीके के शिकार पर जाता है तो प्रायः देखा जाता है कि जरा सी भी लापरवाही करने पर उस आदमखोर द्वारा उस शिकारी को ही अपना निवाला बना लिया जाता है। तो आइबर्टसन ने उस समय रात्रि में उस मचान पर, जो हम लोग मचान बनाए थे आम के पेड़ पर, उसके चारों तरफ लोहे की जाली लगा दिया था। और ऐसी ही एक घटना का जिक्र करते हुए जिम कार्बेट बताते हैं, जो उनके संज्ञान में था, कि उस समय मध्य प्रांत, जो कि इस समय का मध्य प्रदेश है, वहां भी एक ऐसा ही आदमखोर सक्रिय था जो तकरीबन 40 लोगों को मार चुका था और जिसमें 4 भारतीय निशानेबाज बंदूकची भी थे, जो कि उसका शिकार करने के लिए अलग अलग समय पर अलग अलग जगह बैठे थे। उन सबको वो मार डाला था और आज भी वह जिंदा था, अपने अगले शिकार की तलाश में निर्बाध जीवन जी रहा था। लेकिन वह जानवरों का भी शिकार करता था और मनुष्यों का भी शिकार करता था। लेकिन यह बाघ जो था, रुद्रप्रयाग का बाघ, यह जानवर को मारता जरूर था लेकिन जानवर के शरीर से उसका गोश्त नहीं खाता था। इसको अगर चाहिए था तो केवल और केवल मानव का गोश्त। कार्बेट बताते हैं कि उस दिन एक आम के पेड़ पर जब हम लोग बैठे थे, वहां निरीक्षण करने के बाद यह उस जगह तक गया था जहां की गांव से वह पगडंडी आकर रास्ते में मिलती है, जहां उसने महिला को मारने का पूरा प्रयास किया और मार डाला था। वहां से यह नीचे उतरकर यात्रा मार्ग की तरफ 1 मील आता है और वहां से सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र जो रुद्रप्रयाग बाजार था, उसके बीच से निकलता हुआ बिना किसी भय के पहुंचता है मेरे निरीक्षण बंगले पर। और मेरे निरीक्षण बंगले पर पहुंचकर वह वहां के दरवाजे पर अपने पैरों से खुरचने के निशान छोड़ता है और शायद वह मेरे और आइबर्टसन के लिए यह पैगाम था कि तुम मुझे वहां ढूंढ रहे हो, मैं तुम्हारा इंतजार यहां कर रहा हूं। और फिर जब वहां कोई नहीं मिलता है तो वह फिर 1 मील नीचे की तरफ उतरता है और उतरने के बाद वह उस रास्ते पर चलता है जहां के रास्ते में उस भेड़ वाले का बाड़ा पड़ता था और वहां से उसने 100 गज अंदर घुसते हुए उस बाड़े तक पहुंचता है और उसके एक बकरे को मार डालता है। कार्बेट बताते हैं कि दूसरे दिन सुबह जब मैं अपना नाश्ता करके तैयार होता हूं और आइबर्टसन पौड़ी के लिए निकलते हैं तो मैं उसके पंजा निशानों से उसका पीछा करते हुए अपने भेड़ वाले मित्र उस भोटिया के बाड़े तक जाता हूं। और यह सब इसलिए संभव हो पा रहा था क्योंकि रात में बारिश हुई थी और उसके पंजा निशानों को स्पष्ट देखा जा सकता था। और जब मैं पहुंचकर उसके बाड़े का निरीक्षण करता हूं तो मैंने देखा कि किस तरीके से वह मुख्य सड़क से 100 गज अंदर दूर बाड़े के पास पहुंचता है और छिपते छिपाते उसके सबसे खूबसूरत बकरे, जो कि सेटलैंड खच्चर के आकार का था और भूरा था, उसको बेरहमी से मार देता है। उस समय उसके 2 कुत्ते, जो कि काले रंग के और तकड़े थे, हाँ लेकिन इंग्लैंड के जो सीप डॉग होते हैं उनसे थोड़ा कमजोर थे, उन्होंने भरसक प्रयास किया था लेकिन वो मोटी जंजीर और मोटे खूंटे से बंधे थे, इसलिए शायद वो तोड़ नहीं पाए। और कार्बेट यहाँ बताते हैं कि पहाड़ों में हमारे भोटिया लोग प्रायः ऐसे कुत्तों को इस्तेमाल करते हैं अपनी भेड़ों की रखवाली के लिए। और इनका असली काम शुरू होता है तब जब कोई शिविर बनकर तैयार हो जाता है तो रात में इनकी रखवाली करने के लिए इन कुत्तों को खुला छोड़ दिया जाता है। तो जंगली जानवरों से ये भेड़ों की रक्षा करते हैं और दिन के समय जब भोटिया लोग अपनी भेड़ों को लेकर जंगल में चराने जाते हैं तब भी ये आगे पीछे उनके रहकर रखवाली करते हैं। कार्बेट बताते हैं कि सरकारी दस्तावेज में दर्ज भी है और मैंने सुना भी है कि ऐसे ही 2 कुत्ते एक बार बाघ से भिड़ गए और बाघ की जान ले ली। कार्बेट बताते हैं कि मैं वहां निरीक्षण करने के बाद निकलता हूं उसके पंजा निशानों का पीछा करते हुए उस मुख्य मार्ग की तरफ, और वहां से उन पंजा निशानों का पीछा करते हुए मैं पहुंचता हूं
गुलाब राय की तरफ। और गुलाब राय से एक मील और आगे जहां मुख्य सड़क एक रवीन को क्रॉस करती थी, वहां मैं पहुंचता हूं। और वहां से मैंने देखा उसके पंजा निशान मिलने बंद हो गए और वो शॉर्टकट लेकर ऊपर पहाड़ की तरफ घने जंगलों में चला गया। लेकिन मैंने दूसरी तरफ देखा तो वह भेड़ वाला मेरा मित्र बैठकर ऊन काट रहा था और अपनी भेड़ों को चरा रहा था और तिरछी निगाह से उनकी रखवाली भी कर रहा था। मेरे पहुंचने के बाद उसने ऊन काटना बंद कर दिया। ऊन का गोला जो है अपनी बड़ी सी कोट के अंदर रखा और मेरे द्वारा दी गई सिगरेट को स्वीकार कर लिया। और हम दोनों बैठकर बातचीत कर रहे थे तो उसने मुझसे पूछा कि साहब, क्या आप मेरे शिविर की तरफ से होकर आए हैं? तो मैंने कहा, मैं तुम्हारे शिविर की ही तरफ गया था और वहां यह भी देख कर आया हूं जो यह प्रेत आत्मा रात को कर गई है। और हाँ, अब की बार जब तुम हरिद्वार जाना तो अपने इन दो कुत्तों को वहां बेच कर आना, क्योंकि अब हमको नहीं लगता कि ये किसी काम के रह गए हैं। तो एक बार उसने सहमति में सर जरूर हिलाया, लेकिन फिर उसने कहा कि साहब, पूरे गढ़वाल में इन कुत्तों का जोड़ देने वाला कोई दूसरा जानवर नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरे गढ़वाल में इन मेरे दो कुत्तों का जोड़ कोई नहीं दे सकता। बस कभी कभी गलतियां हम कर देते हैं और कल रात मैंने भी वह गलती कर दी। मैंने इन दो कुत्तों को मजबूत खूंटे से और मोटी सिक्कड़ से बांध दिया, और इसलिए बांध दिया कि मेरा बाड़ा जो था वो सड़क से 100 गज दूर ही था और मेरे दिमाग में यह चल रहा था कि अगर कोई रात को इधर से निकलेगा और ये खुले रहेंगे तो उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। और नतीजा यह हुआ कि कल रात मुझे अपने उस सबसे खूबसूरत और प्यारे बकरे से हाथ धोना पड़ा। साहब, ये बकरे को बाघ से बचाने के लिए भरसक प्रयास किए और उसकी वजह से वो जो जंजीर लगी हुई थी उनके गले में, उनके गर्दन में काफी अंदर घुस गई है, जिसे ठीक होने में काफी वक्त लगेगा। इन पर दोष देना उचित नहीं है और इनकी बहादुरी को ललकारना, इनकी तौहीन करना है। तो अब कार्बेट बताते हैं कि जब हम दोनों बात कर रहे थे तभी मैंने देखा कि गंगा के उस पार पहाड़ी के ऊपर एक बड़ा काला सा जानवर हमको दिखाई दिया। तो एक बार मेरे दिमाग में आया कि शायद हो सकता है कि ये हिमालयन ब्लैक बियर हो, लेकिन थोड़ी ही देर में मेरी नजरों ने भाप लिया कि वह एक जंगली सुअर था जो कि काफी मोटा और ताजा था। वह नीचे पहाड़ी से उतर रहा था और कुछ कुत्ते उसके पीछे लगे हुए थे। उन कुत्तों के पीछे कुछ आदमी और कुछ लड़के, जिनके हाथ में डंडे और तरह तरह के छोटे हथियार थे, वो उसका पीछा करते हुए नीचे की तरफ आ रहे थे। और सबसे पीछे मैंने देखा कि एक आदमी जो कि चोटी पर खड़ा हुआ दिखाई दिया, जिसके हाथ में एक बंदूक थी। वह अकेला व्यक्ति सबसे पीछे था। और तभी मैंने देखा कि उस व्यक्ति के हाथ में जो बंदूक थी उससे फायर होता है और एक धुएं का गुबार उठता दिखाई देता है। और थोड़ी देर बाद उस भरवा बंदूक की एक हल्की सी आवाज हमको सुनाई देती है। वो सब उस जंगली सुअर को खदेड़ते हुए नीचे की तरफ ला रहे थे। और वह जब पहाड़ी से नीचे उतर रहा था तो घास के मैदान और ऊबड़ खाबड़ रास्ते से होता हुआ वह नदी के बिल्कुल समीप पहुंचता है झाड़ियों में। और जैसे ही झाड़ियों में वो घुसता है, वो कुत्ते जो उसका पीछा कर रहे थे वो भी झाड़ियों में घुसते हैं। और झाड़ियों में घुसने के बाद मैंने देखा कि कुछ ही क्षण बाद वो कुत्ते बाहर निकल कर आते हैं। और तब तक वह भीड़ जो कि उन पुरुषों की, उन लड़कों की थी, वह भी वहां पहुंच जाती है। और जो पुरुष और जो लड़के कुत्तों के पीछे थे, वो कुत्तों को बार बार प्रोत्साहित कर रहे थे अंदर जाने के लिए। लेकिन शायद कुत्ते एक बार उस सुअर के थूथन का मार खा चुके थे, इसलिए वो घुसने से बराबर परहेज कर रहे थे। और यह सब दृश्य चल रहा था, लेकिन बात हमको गंगा के तेज बहाव के कारण सुनाई नहीं दे रही थी। यह सब हम एक मूक फिल्म की तरह देख रहे थे। कार्बेट बताते हैं कि तभी वह बंदूक वाला आदमी भी पहुंचता है। और जैसे ही वह बंदूक वाला आदमी वहां पहुंचता है, उन लड़कों ने, उन पुरुषों ने
उसको घेर लिया और उससे बार बार शायद यह कह रहे थे कि आप बंदूक लेकर अंदर झाड़ी की तरफ जाइए, लेकिन वह भी एकदम उदासीन सा दिखा। उसने भी अंदर जाने की हिमाकत नहीं दिखाई। शायद जैसे वो कह रहा था कि अब मैंने अपना काम कर दिया है, अब आप लोगों की बारी है। जब सब प्रयास असफल हो गए तब उन पुरुषों ने, उन लड़कों ने बड़े बड़े पत्थरों को उठाकर उस झाड़ी में फेंकना शुरू किया। और जब पत्थरों को झाड़ियों में फेंकना वो लोग शुरू किए, तभी मैंने देखा कि नदी की तरफ रेतीले भाग में वह सूअर उस झाड़ियों से निकलकर एक समतल जगह पर खड़ा होता है और कुछ क्षण के लिए रुकता है और फिर वह आगे की तरफ भागता है। शायद उसके दिमाग में यह चल रहा था कि आगे पानी का तेज बहाव है, उसमें मैं कूदूं कि ना कूदूं, और अगर नहीं कूदता तो पीछे जान के दुश्मन पड़े थे। तो इसी उहापों में वह बार बार आगे बढ़ रहा था, बार बार रुक रहा था और अंत में उसने एक तेज रफ्तार भरी और उस तीव्र वेग वाले पानी के बहाव में छलांग लगा दी। और मैंने जब देखा तो मैं समझ गया कि जंगली जानवरों में सूअर जैसा तैराक शायद ही कोई हो। उसका मोटापा जरा भी तैरने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं कर रहा था। और फिर जब तक मैं उसको देख पाया, मैं देखता रहा और मुझे यह उम्मीद थी और मुझे यह आशा थी कि जरूर वह नदी के इस पार निकल आया होगा। इसमें जरा सी भी गुंजाइश नहीं थी। और यह सब चल ही रहा था कि तभी उस भेड़ वाले मेरे मित्र ने पूछा, साहब क्या वह जंगली सुअर आपकी राइफल के रेंज में था? तो मैंने उसको जवाब दिया कि बिल्कुल मेरी रेंज में था। तो उसने कहा कि साहब आपने गोली क्यों नहीं चलाई? तो कार्बेट बताते हैं कि वहां मैंने उसको जवाब दिया कि मैं गढ़वाल या रुद्रप्रयाग ऐसे सुअर को मारने के लिए नहीं आया हूं जो अपनी जान बचाकर भाग रहा है। मैं अपनी राइफल उस सुअर को मारने के लिए लाया हूं जिसे तुम प्रेतात्मा कहते हो और मैं कहता हूं बाघ। तभी उसने तुरंत जवाब दिया कि साहब मैंने एक बार नहीं, आपसे जब पहली बार मिला था तब भी मैंने बताया था कि वह प्रेतात्मा है, एक बुरी आत्मा है, आप उसे नहीं मार पाएंगे। लेकिन यदि आप मिशन में अपने लगे हैं तो लगे रहिए, लेकिन अब अगर जा रहे हैं तो मेरी शुभकामनाएं स्वीकार करते जाइए। हो सकता है कि अब मुलाकात हो या ना हो, लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि मैंने जो कहा था कि वह प्रेतात्मा है, आप उसको नहीं मार पाएंगे। तो वक्त बताएगा कि आप सही थे या मैं सही था। कार्बेट बताते हैं कि मुझे खेद है कि वह भोटिया मित्र फिर नहीं मिला, क्योंकि वह बूढ़ा हो चला था। मुझे याद है उसका विश्वासपूर्ण चेहरा जो आशाओं से भरा ऐसे खुश था जैसे उसके सबसे अच्छे बकरे को बाघ से कोई खतरा नहीं था और उसके कुत्तों की क्षमता पर कोई उंगली नहीं उठा रहा था। तो दोस्तों आज की कहानी में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तो दीजिए इजाजत तब तक के लिए। लेकिन उसके पहले आपसे निवेदन कि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी दबाइए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।